नमस्कार, साहित्य तक देख रहे हैं आप और मैं हूं हेमा जोशी। वादे के मुताबिक 11 मई तक हमें आपको सुनानी है मंटो की दिलचस्प कहानियां और आज इस तीसरे दिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी ठंडे गोश्त की। ईशर सिंह जूही होटल के कमरे में दाखिल हुआ। कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुर असरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालिबन अपने परांगदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था, चंद लम्हात इसी तरह खामोशी से गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूले, थलथल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बलाई होंठ पर बाल का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह गो सर नेवटाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कद ओ कामद और खद ओ खाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सैया। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह उसकी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़ी प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानुस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हों पर जोर से थप्पा मारा और सर को झटक देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर से देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत है।
कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे। ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फिर फौरन भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी भप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल लिए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते हुए कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईश्वर सैया, कसम वाह गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। बलाई होंठ भींच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भंभोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घट घट पा जफियाँ तेरी निकले हंडा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने मजाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बूरे की माँ का वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठ में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे और उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देख कर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बलाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत और तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बलाई होंठ अपने दांतों तले चबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तरूपचार। कुलवंत कौर का बलाई होठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहिगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कुलवंत कौर का बलाई होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भंबोड़ा, उभरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के भोस लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हिरारत पैदा ना कर सका।
इतने गूर और चतने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पीट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डियां नीचे फिसल गई। हाफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर कहाँ होता था। लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतजिर बअम्ल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर और नथुने फुलाकर बीफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे कूल्हों पर हाथ रख कर एक अज़्म के साथ कहा, ईश्वर सैया मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी, खा वाहेगुरु जी की कसम। क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले आप खा वाहेगुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई, लपक कर कोने में से कृपाण उठाई और मयान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का। मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी या 6 आदमियों का कत्ल कर चुका हूं इस कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूं वो कौन है? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूं। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान, माँ, यह भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईश्वर सैया, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूं। गला चीरा है। माँ,
या मेरा? अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान, कुड़ियाँ भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें से हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और करहाने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिसे तूने मुझे छोड़ उसे। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा और मैं उसे कंधे पर डाल कर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोड़ी की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हलक तर कर लिया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झकझोड़ा। फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपने हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था।